जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज 25 मार्च को जो होने वाले एग्जाम है दोस्तों, समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के, उसके टॉप 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देने वाला हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हुए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि अब लगातार सोशियोलॉजी के जो वीडियोस अपलोड होने वाली इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा। टेंशन मत लीजिए, एमसीक्यू धाकड़ तरीके से आपको तैयारी करवाया जाएगा और 40 का 40 मैं टारगेट लेके जा रहा हूं और आपको 40 मार्क्स मैं दिलाकर रहूंगा। ठीक है, भरोसा दिखाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितने भी सोशियोलॉजी के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग लाइक कीजिए, उससे मुझे पता चलेगा कितना सोशियोलॉजी को लेकर अलर्ट है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लाइक कीजिए और जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही कीमती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको करके जाइएगा, एग्जाम में फोड़ के आइएगा। पहला क्वेश्चन जो देख सकते हैं दोस्तों, सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, सोसाइटी नामक, देखिए क्योंकि आप लोग समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं और समाज शास्त्र मतलब समाज को लेकर, समाज को इंग्लिश में सोसाइटी बोलते हैं, तो ये बुक आ सकता है दोस्तों सोसाइटी। तो सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? मैकाइवर एवं पेज। याद रखिएगा कौन? मैकाइवर एवं पेज, याद करके जाइएगा। मैकाइवर एवं पेज दोनों का दोनों सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सोशियोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, समाज शास्त्र की स्थापना 1838 में हुई थी, ये बात याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। जब आप समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो समाज शास्त्र के पिता, द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ये तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो समाज शास्त्र के जनक कौन है दोस्तों? अगस्त काम्त। याद रखिए दोस्तों, अगस्त काम्त, कभी कभी ए काम्त भी आपको देखने को मिलेगा, ये याद करके जाइएगा। समाज शास्त्र की स्थापना कब हुई थी? 1838 में। और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसके जनक कौन थे? तो इनके फादर अगस्त काम्त थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। समाज शास्त्र क्या है? क्वेश्चन आ सकता है। तो समाज का शास्त्र, समाज शास्त्र यानी समाज का विज्ञान। ऑप्शन जो ये देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? समाज का विज्ञान। याद रखिएगा, समाज शास्त्र किसे कहते हैं? समाज के विज्ञान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। सामाजिक संरचना का विचार देने वाला समाजशास्त्री कौन था? देखिए, सामाजिक संरचना का जो विचार दिया था वो समाजशास्त्री कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, सब्जेक्टिव में क्लियर कर दूंगा दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? तो उपनिवेशवाद का जो संबंध है दोस्तों साम्राज्यवाद से। साम्राज्यवाद दोस्तों किसे कहते हैं? अपने एक क्षेत्र में सीमित नहीं रह रहा, आगे भी सीमित क्या करते हैं दोस्तों? आगे अपने अपने क्षेत्रों को क्या करना? बढ़ाना। इस तरह जो बढ़ाता है उसको साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो उपनिवेशवाद का सीधा संबंध किससे दोस्तों? साम्राज्यवाद से। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए अब बैक टू बैक मॉडल सेट जारी करने वाला हूं मैं। ठीक है, अपने स्तर से 5-5 मॉडल सेट जारी करूंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। टेंशन मत लीजिए इंग्लिश वाले बच्चे, वो सारे मॉडल सेट आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आप एकदम सोशियोलॉजी का एग्जाम फोड़ के आइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसे ऑन पॉपुलेशन के लेखक कौन है? ठीक है, एक सोसाइटी वाला पुस्तक याद करके जाइएगा और एक पुस्तक का नाम आप लोग देख सकते हैं, एसे ऑन पॉपुलेशन। तो इसके लेखक कौन थे दोस्तों? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। याद रखिएगा दोस्तों, थॉमस रॉबर्ट माल्थस एसे ऑन पॉपुलेशन के लेखक थे, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत का उल्लेख किया गया। तो माल्थस अभी आप लोगों को पढ़ाया दोस्तों, थॉमस जो है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस कौन सा बुक लिखे थे? एसे ऑन पॉपुलेशन। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत का उल्लेख किया गया किसमें? एसे ऑन पॉपुलेशन में। ठीक है, और एक चीज मैं बता देता हूं दोस्तों जिससे आप लोग क्लियर कर देंगे, पॉपुलेशन का मतलब ही होता है जनसंख्या, याद रखिएगा। ठीक है, इससे आप लोग टिक कर सकते हैं, एसे ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये सारे समाज को आप लोग देख के जाइएगा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सती प्रथा, सत्य शोधक समाज, ये सारे समाज से, क्योंकि ये सब समाज से रिलेटेड है और समाज से रिलेटेड मतलब क्या? समाज शास्त्र। ठीक है, सोशियोलॉजी का मतलब ही होता है दोस्तों सोसाइटी से रिलेटेड। तो जितने भी सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपसे पूछा जाएगा, ग्राम को लेकर, शहर को लेकर, सारे चीज आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही ईजी है दोस्तों, सोशियोलॉजी को हार्ड मत समझिए। ठीक है, दिल से समझिए दोस्तों, आप लोग लिख कर आइएगा। ठीक है,
तो देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, थोड़ा सा अगर हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कब की थी, तो कब की थी वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई थी। देखिए सती प्रथा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सती प्रथा में क्या होता है दोस्तों, पहले जो हस्बैंड डेट करते थे उसके साथ उनके वाइफ को भी जिंदा जलाया जाता था। ये क्वेश्चन, इसको रोक ठोक में कौन हेल्प किया था, राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। तो सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई थी, राजा राम मोहन राय ने, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में आता है। तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुल्ले, याद रखिएगा, ज्योतिबा फुल्ले। आप लोग झारखंड के दोस्तों, इनके वाइफ का नाम आप सभी को पता है, सावित्री बाई, जिन पर आप लोगों को पता है ना स्कॉलरशिप भी मिलता है कुछ। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ज्योतिबा फुल्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। देखिए ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जाता है। तो राजनीतिक दलों को जो मान्यता देता है उन्हें हम चुनाव आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग कहते हैं, याद रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस में चुनाव आयोग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, कब गठन हुआ था। ठीक है, भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। ठीक है, पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ये सारे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में कराएंगे। ठीक है, जिनका भी पॉलिटिकल साइंस आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कि सर हाँ पॉलिटिकल साइंस का भी आप लोग तैयारी करवाइएगा। तो इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा पॉलिटिकल साइंस का भी धाकड़ तरीके से तैयारी करवाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस आप लोग फोड़ के आइएगा एग्जाम में। ठीक है, यानी मैं सर का गारंटी आप लोग को फोड़ने के लिए सारे जितने भी अस्त्र शस्त्र मैं दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था। ये याद करके जाइएगा, कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था 1885 में, और इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम, याद रखिएगा। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे, और ये कांग्रेस पार्टी कब बना था दोस्तों, 1885 में। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों। इसको लेकर बच्चे बहुत सारे डाउट में रहते हैं, टेंशन मत लीजिए। 1959। ठीक है, कोई कोई बच्चे सोचेंगे 1992 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में ही 1992 नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 1959 अगर दिखाई दे तो आप लोग टिक करके आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कि पंचायतों का कार्यकाल क्या है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, पंचायत मुखिया जी का नाम सुने होंगे। ये मुखिया चुनाव के साल में 5 साल बाद होता है ना, तो याद रखिएगा 5 साल बाद होता है। तो पंचायत में जितने भी है दोस्तों ये 5 साल का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा। पंचायती जो है पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा जितना भी आंदोलन याद करके जाइएगा। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मेघा पाटकर ने, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा मेघा पाटकर किससे संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि आज टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस देने वाला हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 जो आप देख सकते हैं, भारत के लोग का जो मुख्य रूप से आश्रित है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों भारत किसका देश है दोस्तों, किसानों का देश है। भारत जो है कृषि पर डिपेंड ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कृषि पर। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि भारत में अधिकतर गांव देखने को मिलेगा, गांव का जो मुख्य पेशा होता है वो कृषि होता है। तो क्वेश्चन क्या था कि भारत के लोगों का मुख्य रूप से किस पे डिपेंड होते हैं, किस पर आश्रित होते हैं, तो कृषि पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन है दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष, आप सभी को पता है प्रधानमंत्री जो है वो करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। साक्षरता दर मतलब दोस्तों लिटरेसी रेट, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप सभी को पता है सबसे ज्यादा अगर साक्षरता दर कहीं है तो वो केरल में, सबसे कम दोस्तों बिहार में है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा साक्षरता दर, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां है दोस्तों, केरल में है, याद करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, परिवार क्या है। बहुत क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है कि परिवार क्या है। आप सभी को पता है परिवार एक संस्था भी है और एक समिति, यानी दोनों का दोनों टिक कीजिएगा, ए और बी दोनों टिक करके आइएगा। ठीक है, आज जो दोस्तों आपको डायरेक्ट आंसर दिए जा रहे हैं
नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होने वाली है वो आपको 4-4 ऑप्शंस के साथ दिया जाएगा और जिसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, उसके बाद मैं फटाफट आंसर्स बोलूंगा और आप लोग कमेंट बताइएगा आप लोग कितने मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। 5-5 सेट इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसको अगर कर लेते हैं दोस्तों तो आप लोग फोड़ के आइएगा, गारंटी, ठीक है। तो जितने भी सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं सोशियोलॉजी का कंप्लीट सोल्यूशन मैं देने वाला हूं इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कृषक आंदोलन के जनक कौन थे? याद करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषक आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को, ठीक है। ये याद करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? तो मातृ प्रधान है दोस्तों खासी, ठीक है। कौन सा आदिवासी समाज दोस्तों? खासी। अब ये सर्दी खांसी वाला ही नहीं दोस्तों, ये खासी जो है ये आदिवासी समाज का नाम है, ठीक है, जो मातृ प्रधान है। याद रखिए दोस्तों, मातृ प्रधान आदिवासी समाज जो है वो खासी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। 24। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है? सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कल ही सरहुल दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। कल ही सरहुल पर्व है, ठीक है, 24 मार्च को मनाया जाएगा इस बार। तो सरहुल जो है किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? सभी को पता है, झारखंड का फेमस पर्व है दोस्तों सरहुल, ठीक है, जो कल के दिन यानी 24 मार्च को मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सरना किनका धार्मिक स्थल है? क्वेश्चन नंबर 25 सभी को पता है दोस्तों, सरना किनका धार्मिक स्थल है? मुंडाओं का, ठीक है, यानी मुंडा का इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं क्या पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही फेमस पर्व है, ठीक है। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? झारखंड का दोस्तों, ठीक है। इस बार सरहुल कब मनाया जाएगा दोस्तों? 24 मार्च यानी कल को, ठीक है, कल सरहुल पर्व मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है? सरना किनका धार्मिक स्थल है? सभी को पता है दोस्तों किसका है दोस्तों? मुंडा का। याद रखिएगा, सरना कोड झारखंड में लागू होने का बात किया गया है ना। तो क्वेश्चन 25 सरना जो है किनका धार्मिक स्थल है? मुंडा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्षेत्रवाद समस्या का मुख्य कारण कौन है दोस्तों? तो क्षेत्रवाद का जो सबसे प्रमुख कारण है वो भाषा में भिन्नता, ठीक है, यानी भाषाई भिन्नता जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हो दोस्तों। जनसांख्यिकी किसका अध्ययन है? तो जनसांख्यिकी, जन प्लस सांख्यिकी, तो जनसंख्या, देखिए जनसांख्यिकी में जनसंख्या छिपा हुआ है, तो जनसांख्यिकी किसका अध्ययन है दोस्तों? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो जनसंख्या का अध्ययन को जनसांख्यिकी कहा जाता है, ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित मतलब दोस्तों हरा भरा, और हरा भरा क्या होता है दोस्तों? खेती यानी कृषि। तो याद रखिएगा हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति संबंधित है कृषि से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? चावल टिक मत कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी गेहूं की फसल में। याद रखिएगा हरित क्रांति में सबसे ज्यादा किस फसल की वृद्धि हुई थी उत्पादन में? याद रखिएगा गेहूं की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 हरित क्रांति किस राज्य में सबसे अधिक सफल रही दोस्तों? तो हरित क्रांति कहाँ? पंजाब में सबसे ज्यादा सफल रही थी, याद रखिएगा पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए भारत में MS धोनी नहीं, ठीक है, MS स्वामीनाथन, ठीक है, जो हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति से संबंधित कौन है? तो याद रखिए MS स्वामीनाथन। अगर उनका पिता पूछा जाए, जनक पूछा जाए, तो कोई भी हो, हरित क्रांति का जो भारत में दोस्तों जनक है वो है MS धोनी नहीं, MS स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 1961 में। कब दोस्तों? 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम को पारित किया गया था। ये अधिनियम ना बहुत सारे क्वेश्चंस अधिनियम से पूछे जाते हैं, यानी डेट पूछे जाते हैं, यहीं पर बच्चे फंसते हैं। सोशियोलॉजी में क्या हो जाता है 40 के 40 नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप लोग जितने भी अधिनियम है सबको याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 मंडल आयोग सोशियोलॉजी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। मंडल आयोग करके ही जाना है, यानी मंडल आयोग जितने भी क्वेश्चंस बन सकेंगे मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो मंडल आयोग की नियुक्ति कब की गई? सबसे पहले इसी को याद कीजिए, तो यही सबसे हार्ड है, ठीक है। डेट याद करना, साल याद करना बहुत ही टफ होता है, इसको याद कर लीजिएगा पहले, ठीक है। तो मंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी कब?
सन 1979 में, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये याद करके जाइएगा, बीपी मंडल। ठीक है, कौन दोस्तों, मंडल आयोग के, तो देखिए मंडल आयोग नाम है तो मंडल ही होगा। ठीक है, इसी के नाम से आयोग बना है, तो कौन बनाया दोस्तों, इसका अध्यक्ष कौन था, बीपी मंडल, याद रखिएगा। कोई कोई बच्चे कमेंट में बताइएगा बीपी मंडल का फुल फॉर्म, ठीक है, यानी बीपी का क्या अर्थ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जितना भी सिद्धांत है दोस्तों वो याद करके जाना है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये किसने दिया था, आप सभी को पता है, कार्ल मार्क्स ने। किसने, कार्ल मार्क्स जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो याद रखिए कार्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 36 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष पूछे या श्रम विभाजन का सिद्धांत पूछे, दोनों का एक ही नाम याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रम विभाजन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो बहुत बार सोशियोलॉजी के एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है दोस्तों, किसने कहा था, ये आपसे पूछा गया है कि गांव जो है वो एक लघु गणराज्य है। ये कहा था मैटकॉफ ने। किसने दोस्तों, मैटकॉफ ने कहा था कि गांव एक लघु गणराज्य है। इसको याद करके जाइएगा, बहुत ही 100% दोस्तों ये क्वेश्चंस बनते हैं सोशियोलॉजी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, किसने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, किसने कहा, ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है। जितना भी ये 100 क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बहुत सारे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद जो 5 सेट अपलोड होगी वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, ये याद करके जाइएगा। मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। किसने कहा था, मैकाइवर एवं पेज ने कहा था कि समुदाय जो है सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 39, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में किसे प्रथम स्थान प्राप्त है, तो देखिए जनसंख्या में सबसे आगे चीन है, सेकंड नंबर में भारत है। याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर में है और सबसे पहले सबसे प्रथम स्थान किसको प्राप्त है, चीन को, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किसने कहा कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहा था माल्थस ने। क्या किसने कहा था, माल्थस ने कहा था कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं कारण है। ठीक है, याद रखिए, गरीब कोई नहीं होता दोस्तों, गरीब से अमीर बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, संघर्ष करना चाहिए, अगर हार मान लेंगे तो गरीब बन के ही रह जाएंगे। ठीक ही कहा था किसने, माल्थस ने, कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है, तो देखिए ग्रामीण समाज की बहुत सारी विशेषता होती थी, लेकिन ये आपको ऑप्शंस को देखकर टिक करना। ठीक है, ग्रामीण समाज, मैंने आपको बताया कि ग्रामीण समाज जो है वो कृषि पे ज़्यादा डिपेंड होता है, तो यहाँ पर तो मैंने टिक कर दिया कि ग्रामीण समाज की एक विशेषता क्या है, कृषि व्यवसाय। उन लोग जो है दोस्तों, याद रखिएगा, कृषि जो है उन लोग कृषि पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। ठीक है, ये एक विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है। देखिए ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और सिंगल फैमिली आपको पता है दोस्तों शहरों में देखने को मिलता है। यानी सब मिल के जो रहता है उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। एक छत के नीचे क्या दोस्तों, एक ही रसोई घर, एक ही तुलसी मंचर, जितना कुछ है दोस्तों, एक रसोई घर, याद रखिएगा। ठीक है, यानी सब मिल बांट के खाते हैं। जिनका घर रसोई घर अलग हो गया दोस्तों, वो सिंगल परिवार हो गया दोस्तों, वो सिंगल फैमिली हो गया। ज्वाइंट फैमिली उसको नहीं बोलेंगे। ज्वाइंट फैमिली देखने को अधिकतर आपको कहाँ मिलते हैं, ग्रामीण समाज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, नातेदारी मुख्य कितने प्रकार है, तो नातेदारी याद करके जाइएगा, मुख्य तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। माता पिता नातेदारी के किस श्रेणी में आते हैं, देखिए 2 टाइप के नातेदारी होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो माता पिता प्राथमिक होता है। ठीक है, माता पिता जो होता है दोस्तों वो प्राथमिक होता है। इन्हीं से ना हम लोग हुए हैं दोस्तों, माता पिता को ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि वही लोगों से हम लोग उत्पत्ति हुई है। तो याद रखिएगा, माता पिता जो है दोस्तों प्राथमिक में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, द्वितीयक में कौन आते हैं दोस्तों, चाचा चाची। याद रखेगा, क्वेश्चन आपको घुमा के पूछे कि चाचा चाची नातेदारी के किस श्रेणी में आते हैं, तो चाचा चाची द्वितीयक में आते हैं और प्राथमिक में माता पिता आते हैं। याद करके जाइएगा, दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है, ये तो पूछा जाता है, सोशियोलॉजी का फेवरेट क्वेश्चन है।
कि किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, सच में जाति एक बंद वर्ग है दोस्तों, जाति से आप आगे चल के कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जाति का भी कुछ कायदे कानून होते हैं। ठीक है, तो जाति एक बंद वर्ग है, ये लाइन किसने कहा था? मजुमदार एवं मदान। ठीक है, मजुमदार एवं मदान ने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है, इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? देखिए ये क्वेश्चन भी VVI क्वेश्चन है, एकदम टफ क्वेश्चन है, ये आपको करके जाना है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह अगर कोई है तो वो है भील। याद करके जाइएगा, पहला क्या है दोस्तों? भील। सबसे बड़ा जनजातीय समूह का नाम है भील, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह अगर आपसे पूछा जाए तो दूसरा में आ जाएगा दोस्तों गोंड। क्या हो जाएगा? गोंड। पहला भील, दूसरा गोंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सी है? संथाल। ये झारखंड में पहला, याद रखिएगा, झारखंड में पहला है और भारत का तीसरा नंबर में आता है संथाल, याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? अभी मैंने बताया था भील जनजाति भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, तो ये ज्यादातर कहाँ निवास करते हैं? आप सभी को पता है दोस्तों, राजस्थान में। क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा राजस्थान। भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? राजस्थान में निवास करती है, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कौन समस्या जनजाति जीवन से संबंधित नहीं है? देखिए जनजाति लोग छुआछूत पे बिलीव नहीं करते हैं, अनटचेबिलिटी पे बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत ही अच्छा चीज है कि जनजाति जीवन में छुआछूत देखने को नहीं मिलेंगे, इस समस्या का सामना उन लोगों को करना नहीं पड़ता है। कहाँ? जनजाति जीवन में ये संबंधित नहीं है, तो छुआछूत जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, पर संस्कृति का संबंध किससे है? पर जोड़ संस्कृति। तो यहाँ पर जोड़ संस्कृति, आपको संस्कृति देखने को मिल रहा है ना, तो याद रखिएगा पर संस्कृति संस्कृति से संबंधित है, पर संस्कृति संस्कृति से संबंधित है, तो इसका याद कर लीजिएगा ट्रिक से। 52 का आंसर हो जाएगा संस्कृति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा आदिवासी जो समाज है वो मातृ प्रधान समाज है? ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी को मैंने बताया था खासी जो आदिवासी समाज है वो मातृ प्रधान है। ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 54, ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? कि सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो देखिए 2 बार रिपीट हुआ, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये 24 मार्च को मनाया जाएगा और आप लोग 25 को सोशियोलॉजी का पेपर देंगे। ठीक है, इसलिए आपको हर स्टूडेंट को सोशियोलॉजी का हर स्टूडेंट्स को जानना चाहिए कि सरहुल जो है वो झारखंड का प्रसिद्ध पर्व है। इस दिन स्कूल कॉलेजेस छुट्टी भी दी जानी चाहिए और दिया जाता भी है। ठीक है, चलिए तो 25 जो आप लोग 25 तारीख को आप सोशियोलॉजी का एग्जाम देंगे और 24 को क्या मनाया जा रहा है दोस्तों? सरहुल। तो आप लोग याद करके जाइएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत पछताएंगे दोस्तों। अगर आप लोग इस वीडियो को देख के बाद याद कर लीजिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेरी बातों को याद कीजिए। हाँ सर बताया था कि 24 मार्च को सरहुल मनाया जाएगा और आज हम लोग 25 को सोशियोलॉजी दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आ गया, बड़े मजा की बात है, सबका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग सब करेक्ट करके आइएगा। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? झारखंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, उराव किस राज्य के निवासी है? देखिए संथाल, उराव, मुंडा हो, ये सब कहाँ का है? झारखंड का है ना, झारखंड का निवासी है। तो उराव किस राज्य के निवासी? ये लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, जनजाति में, तो याद रखिएगा उराव किस राज्य के निवासी है? झारखंड के, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए रामेश्वर उराव का नाम सुने आप लोग? ठीक है, कमेंट बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, युवा संगठन पाया जाता है। देखिए युवा संगठन अगर पाया जाता है तो जनजातीय समाज में पाया जाता है। ठीक है, यानी जनजाति पढ़ के जाना है सोशियोलॉजी में, जनजाति से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो युवा संगठन पाया जाता है जनजाति समाज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 57, सरना किनका धार्मिक स्थल है? ये भी रिपीट हो गया, तो इसको भी करके जाना है कि सरना अगर किसी का धार्मिक स्थल है तो वो मुंडा का, याद करके जाइएगा। मुंडा का धार्मिक स्थान को हम लोग कहते हैं, स्थल को सरना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ये अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम में। अनुच्छेद 334 याद करके जाना आप लोगों को। ठीक है, याद कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, कमेंट बताइएगा। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एक एक क्वेश्चन को बना रहे हैं। आप लोग सोशियोलॉजी में फोड़ के आइएगा। ठीक है, एकदम स्कोर 40 के सामने होना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू में सब्जेक्टिव तो आपको समझाया जाएगा ही, एमसीक्यू आप लोग फोड़ के आइएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो 334 है वो
अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण के लिए है, ठीक है, रिजर्वेशन के लिए। किनके रिजर्वेशन के लिए है, किनके आरक्षण के लिए है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए अगर कोई आर्टिकल बना है तो वो है 334, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 59। दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? तो दिल्ली में सिखों के विरुद्ध अगर दंगा हुआ था वो होता 1984 में, 1984 में। इसको भी याद करके जाना है, ये भी जैक का जो फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। बहुत बार जैक से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदू विवाह कानून कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था दोस्तों 1955 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, ठीक है, याद करके जाना है कि हिंदू विवाह कानून कब पारित हुआ था? 1955 में। ये सब आप लोग लिख डालिए तो दोस्तों इसको याद करके जाइएगा, डेट में नहीं फंसना है, ठीक है, साल में तो एकदम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? क्वेश्चन नंबर 61। तो जब झारखंड बना था दोस्तों तब नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को घोषित किया गया था। यानी झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000। और जनसंख्या नीति नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? 2000 में ही, ठीक है, याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत दूसरा है और चाइना यानी चीन पहला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 63। लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाएगा? तो लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाएगा दोस्तों? घरेलू हिंसा को, ये याद करके जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64। कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? यानी भारतीय समुदाय की सबसे पहली विशेषता अगर कोई है तो हम लोग क्या है दोस्तों? अनेकता में एकता है। देखिएगा, ठीक है, भारत में क्या देखने को मिलेगा आपको? अनेकता में एकता। किसको बोलते हैं अनेकता में एकता? भारत में विभिन्न टाइप के धर्म के आदमी, विभिन्न कास्ट के आदमी देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग भारत देश में सब मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो भारत में क्या देखने को मिलेगा? अनेकता है, लेकिन अनेकता के बीच में हम लोगों के बीच में एकता है, ठीक है। बहुत ही सुंदर लाइन है, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 65। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो जैक की तरफ से बहुत बार पूछा गया है कि उदार राष्ट्रीयता का काल है। तो याद रखिएगा, उदार राष्ट्रीयता का काल जो है वो 1885 से लेकर 1905 तक है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, 1885 में क्या हुआ था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है। 1905 में क्या हुआ था दोस्तों? आप लोग याद होगा, बंगाल का विभाजन हुआ था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई? तो वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति घोषणा की गई थी 1999 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? तो स्त्री पुरुष अनुपात सबसे कम कहाँ है दोस्तों? पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 68। निम्न में कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? तो जनजातीय धर्म का स्वरूप है दोस्तों टोटमवाद। इसको क्या कहते हैं? निम्न में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? तो टोटमवाद को याद करके जाइएगा। क्या दोस्तों? टोटमवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69। पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? याद करके जाइएगा 1959 में। कब पारित हुआ था दोस्तों? 1959 में, ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे सबसे ज्यादा कहाँ है? केरल में है। और सबसे कम अगर देखने को मिलेगा आपको बिहार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71। जाति व्यवस्था क्या है? मैंने अभी जस्ट बताया था, जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है ना। कहा था ना दोस्तों, किसने कहा था? कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था जाति एक बंद वर्ग है, जाति एक बंद व्यवस्था है। याद करके जाइएगा 71 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, जाति का आधार क्या है? अगर आप जन्म ले लिए तो जन्म के आधार पर आपका जाति डिसाइड होता है। तो जाति का मूल आधार क्या है दोस्तों? जन्म लिए आपका जाति डिसाइड हो गया, ठीक है। याद करके जाइएगा, जाति का यदि आधार कोई है तो वो जन्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 73। वर्ण में क्या प्रधान है? वर्ण आप लोग पता है दोस्तों, 4 प्रकार का वर्ण देखने को मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वर्ण में क्या प्रधान है? वर्ण में कर्म प्रधान है। याद करके जाइएगा, वर्ण में क्या प्रधान है दोस्तों? कर्म, ठीक है, याद करके जाइएगा, वर्ण कर्म, इस तरह करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 74। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता यानी पंचायती राज्य से। किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायती राज्य से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आप सभी को पता है, हिस्ट्री वाले तो आराम से टिक कर सकते हैं कि संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 से 1856 तक। ठीक है, ये याद करके जाइएगा। संथाल विद्रोह अभी बताया, संथाल विद्रोह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोशियोलॉजी में आपको जनजाति पढ़ना है, जनजाति में ये विद्रोह तो आता ही आता है, संथाल विद्रोह। ठीक है, कब से कब तक चला था? 1855 से 1856। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सबको पता है, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो, ये लोग 6 भाई बहन थे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नेता का अगर बात करें किनका नेतृत्व, तो सिद्धू और कान्हू को ज्यादा याद करके जाइएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू मिलकर किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का? आप सभी को पता है, भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। क्या है दोस्तों? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये याद करके जाइए। कहाँ का अर्थव्यवस्था मिश्रित है दोस्तों? भारत का अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल भारत में अपनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 78। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो M.N. श्रीनिवास जी ने। किसने दिया था दोस्तों संस्कृतिकरण की अवधारणा? M.N. श्रीनिवास। ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? तो प्रभु जाति की अवधारणा भी M.N. श्रीनिवास जी ने दिया था। और एक क्या दिया था? प्रभु जाति की अवधारणा भी M.N. श्रीनिवास ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80। ये भी M.N. श्रीनिवास ही होगा आंसर। पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, प्रभु जाति, ये तीनों अवधारणा अगर कोई दिया था तो M.N. श्रीनिवास। फिर से याद कर लीजिए दोस्तों, संस्कृतिकरण, प्रभु जाति और पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दिया है दोस्तों? M.N. श्रीनिवास जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों का अगर किसी में बदलना है तो नगर क्षेत्र में बदल गया, गांव से क्या बन गया? नगर बन गया। तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस का नाम है नगरीकरण। ये लाइन किसने कहा था? E.F. बर्गल ने। क्या दोस्तों याद रखिएगा, E.F. बर्गल ने कहा था। क्या कहा था? कि ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही है नगरीकरण। ठीक है, तो इससे आपका डेफिनेशन भी याद हो जाएगा। अगर 2 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नगरीकरण क्या है, संक्षेप में उत्तर दे, क्योंकि 2 मार्क्स का है, 2 लाइन का लिखना है, तो आप सीधा लिख दीजिएगा E.F. बर्गल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही है नगरीकरण। ठीक है, इससे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 जैक का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? तो सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी थी दोस्तों? रॉबर्ट ई पार्क ने। किसने दिया था? रॉबर्ट ई पार्क। ठीक है, क्या दिया था दोस्तों? किसकी अवधारणा दी थी? सीमांत व्यक्ति की अवधारणा। बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। असहयोग आंदोलन, आप सभी को पता है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आते हैं इससे रिलेटेड अगर कोई है तो वो महात्मा गांधी जी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया? असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने। ठीक है, याद करके जाइएगा, 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 छुआछूत। आप सभी को पता है दोस्तों, जनजाति में छुआछूत देखने को नहीं मिलता है, लेकिन समाज में तो देखने को मिलता है। तो छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया? ठीक है, यानी प्रतिबंधित यानी बैंड कर दिया गया, लेकिन फिर भी अभी भी चालू है। ठीक है, छुआछूत अभी भी सोसाइटी में देखने को मिलता है, लेकिन ये दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? तो आप सभी को पता है, अनुच्छेद 17 के तहत। क्या? अनुच्छेद 17 याद कर लीजिएगा। छुआछूत को संविधान के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। जनांकिकी विज्ञान है, तो जनांकिकी विज्ञान है किसका दोस्तों? जनसंख्या अध्ययन का। ये याद करके जाइएगा, जनांकिकी विज्ञान किसका है दोस्तों? जनसंख्या अध्ययन का, जनसंख्या अध्ययन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाएगा? तो सीमांतीकरण यदि कहा जाएगा तो वो नकारात्मक प्रक्रिया को कहा जाएगा, नेगेटिव चीज को। ठीक है, सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाता है? नकारात्मक प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कीजिए, और सारे इंपॉर्टेंट जितने भी दोस्त हैं दोस्तों सबको भेज दीजिए, क्योंकि इस वीडियो की सारे बच्चों की जरूरत है। ठीक है, इसको पहुंचा दीजिए पूरा झारखंड के बच्चे तक। ठीक है,
क्योंकि उसका भी सोशियोलॉजी का एग्जाम अच्छा जाना चाहिए। खाली आप अच्छे नंबर उठाने से नहीं होगा, पूरे झारखंड के बच्चे को नंबर उठाना होगा, ठीक है। ये सारा मानसिकता को आप लोग चेंज कीजिए, ठीक है, कि खाली हम आप अकेले वीडियो को देख लेंगे और अकेले 40 में 40 लेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये वीडियो सब बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, आप सभी को दीजिए, ठीक है। इतना काम आप लोग कीजिए। वीडियो बनाने का काम मेरा होता है, फैलाने का काम आप लोग का है, ठीक है। आप लोग ईमानदारी से सारे बच्चों को फैला दीजिए। जितने भी कॉलेज के दोस्त हैं, ट्यूशन्स के दोस्त हैं, सारे क्लोज फ्रेंड्स को भेजिए। क्लोज नहीं, जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको भेज दीजिए, क्योंकि सभी को जरूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर के बच्चे तो सभी को पता है, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। जनसंचार को कहा जाता है, ठीक है, जनसंचार को कहा जाता है प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ या चौथा पाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88, द इंडियन विलेज कम्युनिटी के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों, पावेल। कौन है, पावेल जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89, आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया। देख रहे हैं ना कितना क्वेश्चन आता है अवधारणा से। तो आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया था, H.C. कूले ने। किसने दिया था, H.C. कूले ने दिया था, ठीक है। ये कूले साहब को याद करके जाइएगा, ये कूले साहब आत्मा का दर्पणवाद दे दिया था, ठीक है। आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा ये कूले दे दिया, H.C., ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में, ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं। उतने ही प्रतिशत आरक्षण दिए गए जितने प्रतिशत लाने से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कितने में पास होंगे, 33 नंबर लाइएगा, किसी भी सब्जेक्ट में आप पास कर जाइएगा। 33 से अगर 1-2 नंबर भी घट जाता है दोस्तों तो वो फेल हो जाता है। तो महिला को तो फेल नहीं करना है, क्योंकि महिला अभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। लड़की किसी क्षेत्र में अब कम नहीं रह गई है, ठीक है। देखने को मिलेगा, देख सकते हैं, अगर लड़की लोग जो है आज में टॉप लिस्ट में भी आता है, टॉप 10 में लड़की का अगर संख्या देखिएगा तो 6-7 आ जाता है, ठीक है। इतने लड़की पढ़ने में मन लगाती है, ठीक है। तो आप लड़के भी किसी से कम नहीं है, आप लोग भी जोर शोर से तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। तो याद रखिएगा महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, 33% आरक्षण दिया गया है। आप लोग इसको ट्रिक याद करिएगा कि 33% में हम लोग पास होते हैं, लेकिन हम लोग 33 नहीं लेंगे भाई, हम लोग 40 का 40 MCQ सही करके आएंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव में भी 4 देंगे, और स्कूल से 10-20 मिल गया, यानी सोशियोलॉजी में हर बच्चे 80+ कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 91, क्या क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक है। एकदम है दोस्तों। अगर जातिवाद करेंगे, अगर क्षेत्रवाद करेंगे, संप्रदायवाद इन धर्म को लेकर मारकाट करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो ये सब क्या है दोस्तों, राष्ट्र का एकीकरण के लिए ये सब तो बाधक है ना। राष्ट्र को अगर एकता देखना, राष्ट्रीय एकता देखना है तो सबको मिलकर एक रहना होगा, तभी ना। विभिन्न धर्म के लोगों को एक साथ रहना होगा, ठीक है। धर्म को लेकर लड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। एक बार फिर बता देता दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में सभी धर्मों का आदर किया जाता है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो हम सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य से है ना, तो हम लोगों को किसी भी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है और किसी भी धर्म को ऊंचा साबित करना नहीं है। हम लोगों को सभी के धर्म को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। हम लोग सभी धर्म को मानेंगे और सभी धर्म को रिस्पेक्ट करेंगे। किसी भी धर्म के समुदाय के लोगों उनको हम नीचा दिखाएंगे नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सच्चा भारतीय है। और सच्चा भारतीय छोड़िए, हम लोग सच्चा झारखंडी भी है और सच्चा भारतीय भी है, ठीक है। और सच्चा भारतीय है तो हम लोग किसी भी धर्म को लेकर मजाक भी नहीं उड़ाएंगे। सभी धर्म निरपेक्ष है हम लोग दोस्तों, सभी धर्म का आदर सम्मान करना अभी से सीख जाइएगा, आप लोग बेटर इंडियन कहलाएंगे, ठीक है। हम लोग भारतीय हैं, भारतीय का मूल कर्तव्य क्या होता है दोस्तों, अपना धर्म को मानिए और दूसरा धर्म को भी ठेस मत पहुंचाइए, उसका भी रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 देख सकते क्या पूछा गया, क्या क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक है। अगर ये सब करेंगे ना तो सच में बाधक है, ठीक है, एकदम हाँ करेक्ट आंसर हो गया। क्षेत्रवाद यानी क्षेत्रों को लेकर खाली लड़ेंगे, जातिवाद यानी जाति को लेकर लड़ेंगे, संप्रदायवाद यानी धर्म को लेकर लड़ेंगे, तो राष्ट्र के एकीकरण में तो ये सब मार्ग क्या है, बाधा नहीं पहुंचाएगा। याद रखिएगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत किसी भी धर्म को, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्म का आदर सम्मान करता है, ठीक है। हम लोग सभी जितने भी धर्म के लोग हैं, हम लोग किसी भी धर्म को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे और अपना धर्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की कोशिश नहीं करेंगे। सभी का अपना अपना धर्म है दोस्तों, सभी का अपना धर्म को
प्रति जो है दोस्तों सभी आप लोग क्या कीजिएगा, हर जितने भी धर्म के आदमी है उसको रिस्पेक्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष वाले राज्य से बिलोंग करते हैं, हम लोग भारतीय हैं और एक सच्चा भारतीय सभी धर्म को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। अपना धर्म को रिस्पेक्ट कीजिए, साथ ही में दूसरे के धर्म को भी रिस्पेक्ट करना भारतीय, एक सच्चे भारतीय का निशानी है, ठीक है। तो यानी हम लोग सभी धर्म को मानेंगे, हम लोग सभी धर्म का रिस्पेक्ट करेंगे, एक सच्चे भारतीय वही कहलाते हैं, ठीक है, याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92। देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है कि भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। अगर राजनीतिक दल को कोई मान्यता देता है वो चुनाव आयोग देता है। कौन देता है दोस्तों? चुनाव आयोग देता है, ठीक है, याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 93। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कुल प्रदेशों की संख्या यानी राज्यों की संख्या पूछा है। भारत में कितने राज्य है दोस्तों? 28 राज्य है। कितने केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों? 8, याद करके जाइएगा। भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी 8 है, ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षण विवाह पाया जाता है, तो परीक्षण विवाह देखने को मिलता है कहाँ? भील जनजाति में। 94 का आंसर हो जाएगा, भील जनजाति में परीक्षण विवाह देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? मैंने तो बहुपति विवाह बस एक ही जगह पढ़ा, कहाँ दोस्तों? महाभारत में। कहाँ? महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, तो वो था बहुपति प्रथा, ठीक है। बाकी तो बहुपत्नी बहुत जगह देखने को मिला है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल। लेकिन एक जनजाति में बहुपति विवाह देखने को मिलता है, वह जनजाति का नाम है टोडा जनजाति। कौन सा जनजाति दोस्तों? टोडा जनजाति में बहुपति विवाह देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 96। व्यक्ति की जाति का निर्धारण किससे होता है? जैसे व्यक्ति जन्म ले लेगा उसका जाति निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण घर से जन्म लेते हैं तो वो ब्राह्मण जाति का हो जाएगा। कोई क्षत्रिय धर्म जो है उनके समुदाय से अगर जन्म लेते हैं तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। यानी जैसे ही जन्म ले लिए आपका जाति निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। तो व्यक्ति की जाति का निर्धारण किससे किया जाता है दोस्तों? जन्म से, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98। भारत में कौन ऐसे पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा का व्यापक विरोध किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सती प्रथा का विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय, याद करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सती प्रथा का नाम आ जाए आप लोग टिक करके आइएगा, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 99। समाज शास्त्रीय आधार पर विकलांग व्यक्तियों के लिए किस शब्द का उपयोग करना अधिक न्यायपूर्ण है? देखिए, अगर विकलांग के लिए समाज शास्त्र के आधार पर आप लोग विकलांग को क्या कहेंगे? सबसे उपयुक्त वर्ड क्या है? तो दिव्यांग। क्या दोस्तों? दिव्यांग या अन्यथा सक्षम व्यक्ति। देखिए, अन्यथा सक्षम व्यक्ति किसे कहते हैं? जो किसी ना किसी रूप से, शारीरिक रूप से किसी ना किसी रूप से अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए कोई अंधा है, किसी का हाथ पैर काम नहीं करता है, ठीक है, जन्म से ही एक हाथ मुड़ा हुआ है, एक हाथ काम नहीं करता, ये सबको विकलांग की श्रेणी में रखा जाता है। तो विकलांग किसे कहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, समाज शास्त्रीय आधार पर सबसे उपयुक्त अगर कोई शब्द है वो है दिव्यांग। दिव्यांग किसे कहते हैं? विकलांग लोगों को, ठीक है। और अन्यथा सक्षम व्यक्ति को एक वर्ड है, याद रखिएगा कि विकलांग जो है इसके लिए समाज शास्त्री कौन सा वर्ड यूज करते हैं? दिव्यांग, दूसरा अन्यथा सक्षम व्यक्ति, ये याद करके जाइएगा। आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100। क्या पूछा गया है? पूछा गया कि जबरन नसबंदी कब और किसकी सरकार के काल में की गई थी? याद रखिएगा, जबरन अगर नसबंदी अगर किसी सरकार में किया गया था वो आपातकाल के समय किया गया था, ठीक है। तो आपातकाल के समय कांग्रेस सरकार के समय ये किया गया था, याद करके जाइएगा। जबरन नसबंदी जो है वो आपातकाल के समय और किसके सरकार के काल में की गई थी? कांग्रेस सरकार की काल में की गई थी। ये था दोस्तों आज का टॉप 100 MCQ क्वेश्चंस। गारंटी के साथ बता सकता हूं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यहीं तक दोस्तों अंत नहीं होता है। कितने बच्चे चाहते हैं कि 5-5 मॉडल सेट मैं जारी करूं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या क्या चाहते हैं आप लोग, डिमांड जितना भी डिमांड है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा दोस्तों, जी तोड़ मेहनत करूंगा, ठीक है। तब तक दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।